अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्की सियासत से बेयकीनी दूर होने के बजाय बढ़ती चली जा रही है। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त इंतखाबात से मुताल्लिक है कि आम इंतखाबात वक्त पर होंगे या नहीं होंगे। मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी या असेंबली की मुद्दत में तौसी की जाएगी। हालांकि हुकूमत बार बार दावा कर रही है कि वो अपनी मुद्दत पूरी कर कर चली जाएगी। जमहूरी हुकूमत अगर वक्त पर घर चली जाती है तो अगला सवाल यह है कि निगरा हुकूमत मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात करवा देगी या गैर मुय्यना मुद्दत तक बैठी रहेगी और फिर IMF के साथ किए गए मुआहदे की तमाम स्टेक होल्डर्स पासदारी करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि इस हवाले से IMF के वफ्द ने तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी से मुलाकात की है, तो दूसरी तरफ हुकूमत इमरान खान समेत 9 मई के जिम्मेदारों से निपटने की हिकमत अमली भी बना रही है। जराये के मुताबिक चेयरमैन PTI का केस फौजी अदालत में लाने पर गौर किया जा रहा है। तहम बाज़ वुज़रा की राय है कि चेयरमैन PTI का केस सिविल अदालतों में ही चलाया जाए। इसके अलावा 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला करने वाली खवातीन और 18 साल से कम उम्र अफराद पर फौजी अदालतों में मुकदमा न चलाने का फैसला किया गया है। खवातीन और 18 साल से कम उम्र अफराद पर अदालतों में ही केस चलेंगे। फौजी अदालतों में समाअत के दौरान मुल्जिमान को वकील करने का हक दिया जाएगा। मुल्जिमान के खानदान को हफ्ते में एक रोज़ मिलने की इजाज़त भी होगी। इस सिलसिले में एक अहम पेशरफ्त गुज़िश्ता रोज़ हुई है जब यह खबर सामने आई कि इमरान खान को 9 मई के वाक़यात में मज़ीद मुकदमात में नामज़द कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI को दहशतगर्दी एक्ट के तहत 6 मुकदमात में नामज़द किया गया है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और साबिक सेक्रेटरी जनरल असद उमर 9 मई के वाक़यात की तफ्तीश के सिलसिले में आज JIT के सामने पेश हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी और असद उमर से 9 मई से मुताल्लिक सवालात किए गए, जिस पर दोनों रहनुमाओं ने DIG इन्वेस्टिगेशन को अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। हुकूमत इमरान खान के साथ सख्ती से निमटने पर गौर कर रही है, लेकिन मुल्क की सियासत से इमरान खान का किरदार अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उसकी एक मिसाल आज सामने आई है जब IMF के वफ्द ने ज़मान पाक जाकर इमरान खान से मुलाकात की है और इस बात की यकीन दहानी हासिल करने की कोशिश की है कि तहरीक इंसाफ अगर इक़्तिदार में आई तो वो मौजूदा हुकूमत के किए गए मुआहदे की पासदारी करेगी। IMF वफ्द ने इससे पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से भी मुलाकात की थी और पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा ने एक बयान में कहा था कि IMF का अमला नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ समेत पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों के नुमाइंदों से मुलाकातें कर रहा है ताकि कौमी इंतखाबात से पहले एक नए IMF प्रोग्राम के तहत कलीदी मकासद और पॉलिसियों के लिए उनकी हिमायत की यकीन दहानी हासिल की जा सके। इसके बाद इमरान खान और IMF के वफ्द की मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ का एलामिया सामने आ गया है कि IMF की टीम ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के घर पर आज उनसे मुलाकात की और इस मीटिंग में IMF के कंट्री चीफ ने वीडियो लिंक के जरिए वाशिंगटन से शिरकत की, जबकि IMF की पाकिस्तान में नुमाइंदा एस्थर पेरेज खुद मुलाकात में मौजूद थी। जबकि तहरीक इंसाफ की तरफ से मीटिंग में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान समेत शाह महमूद कुरैशी, हम्माद अजहर, शौकत तरीन, उमर अयूब खान, डॉक्टर सानिया निश्तर, शिबली फराज, तैमूर झगड़ा और मुजम्मिल असलम मौजूद थे। मीटिंग का दौरानिया 1 घंटे से ज़्यादा था और इस मीटिंग में हुकूमत के IMF चीफ के साथ होने वाले 3 अरब डॉलर्स के स्टैंड बाय अरेंजमेंट पर गुफ्तगू हुई और इस पस मंज़र में तहरीक इंसाफ इस प्रोग्राम की पॉलिसीज़ और मकासद को सपोर्ट करती है। तहरीक इंसाफ मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस IMF मुआहदे को खुश आइंद करार देती है ताकि इसी साल होने वाले इलेक्शन और उसके बाद नई हुकूमत के क़याम तक मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम कायम रहे और बैरूनी फाइनेंसिंग का इंतज़ाम हो सके। हम प्रोग्राम की इस अहमियत पर भी जोर देते हैं कि कम आमदनी वाले तबकों को बुलंद महंगाई में तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। PTI और IMF वफ्द के साथ मुलाकात में मौजूद तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुजम्मिल असलम ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान में इस मुलाकात की तफसीलात बताई। IMF इस वक्त बहुत परेशान है पाकिस्तान की माशी हालात को देखते हुए और ये जो हुकूमत ने पिछले 14 महीने में जो मिस स्टेप्स लिए हैं बाकायदा तौर पे उन्होंने गिनवाए हमें, जिसमें उन्होंने कहा कि करेंसी इंपोर्ट पे पाबंदी, ये 2 वजूहात की वजह से पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि महंगाई, पाकिस्तान ने अपने तमाम टारगेट्स मिस किए। तो वो हमें ब्रीफ करना चाहते थे कि ये जो चीजें हम करने जा रहे हैं 9 महीने के प्रोग्राम में, तो ये हमारा इरादा है और ये जो पिछली हुकूमत तो नहीं, जो मौजूदा हुकूमत है, इन पे हमने सख्त और कड़ी निगाह रखने के लिए ये चीजें की हैं और आपको ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि ये इलेक्शंस क्योंकि आ रहे हैं, आगे कहीं इलेक्शंस में स्पेंडिंग, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का बहुत खराब ट्रैक रिकॉर्ड है इलेक्शंस में पैसे खर्च करने का, कि उसको हम जो है फिस्कल डिसिप्लिन को इतना ज्यादा रखें कि ये जो है कि ये ना कि 9 महीने में डीरेलमेंट हो जाए पाकिस्तान की इकोनॉमी में। यहाँ मुलाकात थी। दूसरी तरफ हुकूमत ने कहा था कि IMF ने शर्त रखी है उसके तहत 4 रुपये तक बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, मगर आज द न्यूज़ में खालिद मुस्तफ़ा की खबर के मुताबिक नेपरा ने नवा माली साल के लिए बिजली की कीमतों में 6 रुपये 90 पैसे इजाफे की तजवीज़ दी है। साथ ही खबर के मुताबिक IMF ने डिमांड किया है कि जो गैस की कीमतें हैं उसमें भी इजाफा किया जाए और ये दोनों काम 12 जुलाई की बोर्ड मीटिंग से पहले किए जाएँ। हमारे साथ मुशीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं। मुसद्दिक मलिक साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ज़ाहिर तहरीक इंसाफ इस बात का क्रेडिट भी ले रही है कि देखिए
ये इररेलेवेंट करना चाहते हैं इमरान खान को सियासत से, मगर इमरान खान इररेलेवेंट नहीं है। मुआहदे से पहले IMF भी खुद आकर मुलाकात करता है इमरान खान साहब से। दूसरा बात वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है, हमारे खिलाफ स्टेट की पूरी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, उसके बावजूद मुल्क के मफाद में हमने इस IMF के मुआहदे को इंडोर्स किया है। जी आपकी बात ठीक है। इमरान खान साहब इररेलेवेंट तो बिल्कुल नहीं है। उनकी रेलेवेंस सबसे बड़ी ये है कि इससे पहले IMF के मुआहदे को उन्होंने सैबोटाज करने की कोशिश की। आपको याद होगा कि वजीर खजाना जो हैं उन्होंने टेलीफोन किया। पहले उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना को टेलीफोन किया और कहा कि IMF का प्रोग्राम सैबोटाज कर दो। फिर आपको याद, और वो तो मान भी गए भले से। और फिर उसके बाद उन्होंने पंजाब के वजीर खजाना को कहा कि तुम ये वे कह दो ताकि IMF का प्रोग्राम जो है बर्बाद हो जाए, जिस पे उन्होंने कहा कि आप खुदा का खौफ करें। आप क्या कह रहे हैं, ये तो पाकिस्तान इसमें बर्बाद हो जाएगा, तो आप पाकिस्तान के खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं IMF के मुआहदे के हवाले से। तो जिस पे उन्होंने कहा नहीं नहीं छोड़ यार, कप्तान कहता है तू कर इसको और बस कर दे। तो रेलेवेंस तो उनकी बन गई ना कि अगर IMF ने मुआहदा करना है, जब इससे पहले वो सबूत फराहम कर चुके हैं कि वो अपनी ज्यादा सियासत के लिए मुल्क को बर्बाद और तबाह करने की, अगर उनके रास्ते में मुल्क आए तो उसे भी बर्बाद करने पे से बाज नहीं आएंगे, तो उनकी रेलेवेंस तो थी। सब तो मगर कम से कम फिर आप क्या ये अप्रिशिएट करते हैं जो पिछले 1 साल की गलतियां हैं उनसे सीखते हुए आज उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इंडोर्स नहीं करते हैं, हम इस मुआहदे को सपोर्ट नहीं करते। आज उन्होंने कहा कि हम इसको खुशाइंद करार देते हैं, खुशामदीद करते हैं। जी मेरे ख्याल में ये तो अब थोड़ी देर में बात सामने आएगी कि उन्होंने असल बात क्या कही है। मगर आपको मालूम है इमरान खान साहब ने जब जाने से कुछ अरसा पहले वो पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी एकदम दे के IMF का प्रोग्राम बर्बाद किया था, तो वो भी इस वक्त IMF के सामने है। अगर उन्होंने कोई खुशाइंद बात आज की है जिसकी तफसीलात सामने आ जाएंगी तो अच्छा है। वैसे उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब उनको जरूरत होती है तो वो हर एक को माई बाप बना लेते हैं। आपको याद होगा उन्होंने अमेरिका के खिलाफ भी क्या क्या बात नहीं की थी। और फिर उसके बाद जब टेलीफोन किया वो उनकी एक कांग्रेस वुमन को तो कहने लगे, पहले कहने लगे ये गद्दार है, इन्होंने आइन को सबवर्ट किया है, इन्होंने पाकिस्तान में एक इलेक्टेड हुकूमत उल्टाई है। फिर कहने लगे कि जनाब का इकबाल बुलंद हो, एक चिट्ठी मेरे हक में लिख दें, बड़ी दूर तक जाएगी, आप लिखेंगी, आप कहेंगी तो बहुत सी चीजें हमारे हक में हो जाएंगी। तो इमरान खान साहब पल में तोला पल में माशा, कभी गद्दार, कभी वफादार, कभी दुश्मन, कभी दोस्त। इस वजह से मेरे ख्याल में मगर एक पॉलिटिकल न्यूसेंस तो है, अगर आप उसको रेलेवेंस कहना चाहें, मैं तो उसको न्यूसेंस कहूंगा। मगर इस सिचुएशन में अब आज जो एक और आम खबर आई है इस बात पर आने से पहले कि जो नेपरा ने 4 रुपए की बजाय 6 रुपए 90 पैसे इजाफे का कहा है। साथ में IMF ने 12 जुलाई से पहले गैस की कीमतों में इजाफे की भी शर्त रखी है। और ज़ाहिर है पहले ही ओगरा नोटिफाई कर चुका है गैस में कीमतों के इजाफे को। SNGPL के लिए 45% और SSGC के लिए 50%। मगर हुकूमत की हिस्ट्री है कि ओगरा नोटिफाई कर भी दे तब भी हुकूमत फूड ड्रैगिंग करती है। तो आप लोग ये करने जा रहे हैं 12 जुलाई से पहले सब कुछ ताकि डिरेल ना हो IMF का प्रोग्राम? देखिए हम तो उस पर काम कर रहे हैं। अगर ये IMF का प्रोग्राम ना भी होता तो हम तो सर्कुलर डेट जिसमें बड़ी मुश्किल से हम निकले हैं उसको मुसलसल कम से कम वेल हेड की हद तक सर्कुलर डेट इकट्ठा ना हो, इसको आगे बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो भी नई तजावीज़ ओगरा की तरफ से सामने आए उनको सामने रखते हुए गरीब पे कम बोझ डालें और जो साहिब हैसियत लोग हैं उनके जरिए इस सर्कुलर डेट को कम से कम उसका फ्लो रोके रखें और जो उसके अंदर जमा हो चुके हैं पैसे उनको भी आहिस्ता आहिस्ता लौटा दें। पिछली दफा जो आपने इजाफा किया था वो भी क्रॉस सब्सिडी के मॉडल पे था कि जो गरीब तबका है उस पर ज्यादा बोझ ना पड़े। तो अभी भी जो IMF की शर्त है कि आप ये इजाफा कर दीजिए, ओगरा नोटिफाई कर चुका है, ये 12 जुलाई से पहले हो जाएगा चाहे आपके क्रॉस सब्सिडी मॉडल के तहत हो। जी देखिए अभी मुझ तक ये कोई शर्त की शक्ल में तो मेरे सामने नहीं आया। हम तो अपने टारगेट्स को मद्देनजर रखते हुए दिन रात काम करते हैं और आज भी हमारी एक मीटिंग हुई जिसमें तमाम चीज़ों का हम जायजा ले रहे थे, जिसमें ओगरा की जो तजावीज़ हैं जो उन्होंने रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स दोनों कंपनियों की बताई हैं उनको सामने रखते हुए कई घंटे तक हम उस पर काम करते रहे कि इसमें गरीब को हमने बचाना है तो हम क्या क्या करें और कैसे कैसे करें। तो हम तो अपना काम विद और विदाउट IMF कर रहे हैं, हमेशा करते हैं और अब भी कर रहे हैं। मैं साहब और इस सारी सूरत हाल में क्या ये बात सही है कि हुकूमत बड़ा सख्ती से 9 मई के वाक़यात से निपटने का सोच रही है, इनफैक्ट रियासत सोच रही है, मगर हुकूमत के अंदर अभी भी फीलिंग है कि कम से कम इमरान खान साहब की हद तक मामला मिलिट्री कोर्ट में ना जाए, सिविलियन कोर्ट्स उनका ट्रायल करें?
देखिए, हुकूमत कुछ नहीं सोच रही, ना ये हुकूमत का काम है। हुकूमत के अंदर जो इदारे हैं जिन्होंने लाखों वो इकट्ठे किए हैं खाके तस्वीर के और उनको रन किया है हमारी सेंट्रल डेटाबेस में, और वो तमाम एविडेंस जो इकट्ठा किया गया है और सैकड़ों या हजारों लोग जिनको शामिल तफ्तीश किया गया है, उसकी बुनियाद के ऊपर ये वजह किया जा रहा है कि जुर्म क्या है, जुर्म की नौइयत क्या है, जुर्म किस पे किया गया है, और जो जुर्म एक फर्द ने किया है क्या वो जुर्म किस अदालत में ट्रायल होना चाहिए, किस कानून के तहत ट्रायल होना चाहिए, उन तमाम चीजों की फाइनलाइजेशन जो है वो बिल्कुल ऐन आइन और कानून के मुताबिक होगी। यानी हुकूमत कोई से कोई गर्ज नहीं है कि किसी का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है या सिविल कोर्ट में। हुकूमत की गर्ज इस बात से है कि जुर्म क्या है, उसके ऊपर मगर कौन सा जुर्म में भी मसला है कि आप नए नए केसेस उन पर बनाए जा रहे हैं, हालांकि वो कैद में थे, वो कहने जब मैं था ही नहीं, मुझे तो कैद किया हुआ था, तो मैं कैसे जिम्मेदार हूं? कल भी 6 FIR हो गई उनके ऊपर। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह सी है, ये जो लोग तमाम शामिल तफ्तीश हो रहे हैं ये सबूत फराहम कर रहे हैं। कई लोगों ने तो आप ही के टेलीविजन चैनल पे, मुझे नहीं याद आपके प्रोग्राम में भी आए थे या नहीं, मगर आपके टेलीविजन चैनल पे आके कहा कि उन्हें उकसाया गया, उनकी जहन साजी की गई, उन्हें कहा गया कि जाके हमला करें, आग लगाएं, उनको वुल्फ विस्लिंग की गई 9 मई के दिन, और मुख्तलिफ जो लीडरान हैं उन्होंने कहा कि वहां पर चलो, यहाँ पर चलो, वहां से ट्वीट्स की गई, वहां से तस्वीर और वीडियोस भेजी गई। तो ये हर शख्स के ऊपर तो एक ही कानून नहीं लागू होगा ना, क्योंकि हर शख्स ने तो एक ही हरकत नहीं की। जो जुर्म है अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद वो साबित होए, सिर्फ तब, यानी ऐसा नहीं कि आपकी गाड़ी में हेरोइन खुद ही डाल के खुद ही 20 किलो हेरोइन का इल्जाम लगा के मौत की काल कोठरी में डाल दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो सबूत होंगे, शवाहिद होंगे, उनकी मुताबिकत से जो जुर्म होगा उस पर जो कानून लगता होगा और पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक जिस अदालत में उसका ट्रायल होना चाहिए वहीं पे होगा। बहुत शुक्रिया मुसद्दिक मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। एक तरफ तो एक ऐसी सूरत हाल है कि इलेक्शन सर पर हैं और IMF चाहता है कि इस बात की गारंटी हो कि निगरान हुकूमत और फिर अगली मुंतखब हुकूमत भी प्रोग्राम की पासदारी करेगी, और ये 1994 में भी हुआ था जब निगरान हुकूमत IMF के साथ मुआहदे पर मुज़ाकरात कर रही थी। मगर इस वक्त सूरत हाल ये भी है कि पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल मिसकमिटमेंट्स की वजह से अब इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद भी ख़त्म हो चुका है। और ये खुशाइंद है कि तहरीक इंसाफ ने आज IMF अब से मुलाकात करके हुकूमत के साथ IMF के मुआहदे को खुशाइंद और मईशत के लिए लाजमी करार दिया है। मगर इस एतमाद को ख़त्म करने में जहाँ मौजूदा हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 माह में किरदार अदा किया, तो वहीं साबिक हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ ने भी बड़ा किरदार अदा किया, जिसका आज भी उन्हें मुसलसल ताना पड़ रहा है, जो किरदार तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का अपनी हुकूमत जाने के बाद रहा। मगर दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ दिन पहले जब हुकूमत के लिए IMF प्रोग्राम की बहाली मुश्किल तरीन टास्क बना हुआ था और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने यह जवाब देना शुरू कर दिया था कि जियो पॉलिटिक्स की वजह से IMF प्रोग्राम बहाल नहीं हो रहा है, और वज़ीर ख़जाना की इस गलत तौजीह पर मुआशी माहिरीन भी उन पर तनकीद कर रहे थे और सवाल उठ रहा था कि पाकिस्तान में मईशत पर कब तक सियासत होती रहेगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो PTI जिसने एक साइफर की बुनियाद पर सरीहन झूठ बोला और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करके पाकिस्तान की मुआशी और खारजा पॉलिसी को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया और मुल्की मफाद पर अपने ज़ाती मफाद को तरजीह दी, उसी PTI ने मौजूदा हुकूमत के IMF प्रोग्राम से मुतालिक जियो पॉलिटिक्स के बयानिए पर तनकीद शुरू कर दी और उसे मुल्क की खारजा पॉलिसी और डिप्लोमेसी के लिए इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया करार दिया। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट करते हुए कहा था कि इसहाक डार का IMF से मुताल्लिक इल्ज़ाम इस नाअहल हुकूमत के ट्रैजिक रिएक्शंस की लिस्ट में एक और इजाफा है। पाकिस्तान को जियो पॉलिटिक्स का विक्टिम करार देना इस हुकूमत के मुल्क की खारजा पॉलिसी और डिप्लोमेसी से मुताल्लिक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैये की अक्कासी भी करता है। अब ये दिलचस्प सूरत हाल थी क्योंकि कुछ ही अर्सा पहले यही PTI थी जिसने जियो पॉलिटिक्स के एक बेबुनियाद बयानिए के जरिए मुल्क की खारजा पॉलिसी को दाव पर लगाया था। PTI ने अवामी सतह पर यह बयानिया बनाया कि अमेरिका ने साजिश करके हमारी हुकूमत गिराई क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रूस का दौरा किया था और यह बात अमेरिका को पसंद नहीं आई थी। फिर इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका पाकिस्तान की चीन के साथ कुर्बत से भी खुश नहीं था। फिर यह इल्ज़ाम भी लगा दिया कि IMF के जरिए भी हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश की गई थी और अब इस इम्पोर्टेड हुकूमत को IMF सपोर्ट करेगा, और जब IMF ने सपोर्ट नहीं किया तो फिर हुकूमत पर तनकीद
शुरू कर दी कि इस हुकूमत से IMF प्रोग्राम बहाल नहीं हो पा रहा है। पहले वजीर आजम होते हुए इमरान खान ने सुपर पावर और पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट अमेरिका पर इल्जाम लगाकर मुल्क की पूरी खारजा पॉलिसी को दाव पर लगा दिया, मुल्क को ही कटहरे में खड़ा कर दिया। फिर एक साल तक इस बयानिए को फैलाते गए, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट को साजिश के मोहरे करार देते रहे। अपने इस बयानिए को हक़ व बातिल की जंग और जिहाद का नाम दे दिया। क्या हम कोई गुलाम हैं का नारा लगाया। सियासत, सहाफत, अदलिया और फौज सबको निशाना बनाया। मुखालिफ सियासतदानों को अमरीकी एजेंट और गद्दार कहा। यह फतवा तक दे दिया कि उन्हें वोट देना शिर्क है। उनके बच्चों से शादियां ना करने के हवाले से बयानात दिए। मुखालिफ सियासतदानों के बच्चों को स्कूलों में हिरासा करने की धमकियां दी गई। सोशल मीडिया पर इस बयानिए के हामियों ने इख्तलाफ करने वालों को गालियां दी। अगर किसी सहाफ़ी ने तनकीद किया, इख्तलाफ किया तो उस पर अमरीका से पैसे लेने का इल्ज़ाम लगा दिया। अवाम में अमरीका मुखालिफ जज्बात को भड़काते रहे, लेकिन फिर खुद इमरान खान अपने इस बयानी से पीछे हट गए और सारा इल्ज़ाम जनरल बाजवा पर शिफ्ट कर दिया और अमेरिका को क्लीन चिट दे दी। और फिर जब मौजूदा हुकूमत IMF प्रोग्राम की बहाली में नाकामी पर जियो पॉलिटिक्स का बहाना बना रही थी तो शाह महमूद कुरैशी उसे मुल्क की खारजा पॉलिसी के लिए नुकसानदेह और गैर जिम्मेदाराना रवैया करार दे रहे थे। और आज खुद तहरीक इंसाफ IMF के वक्त से मुलाकातें कर रही है और उसका फ़ख्र से ऐलान भी कर रही है, दुनिया में किसी मुल्क में खारजा और मुआशी पॉलिसीज़ के साथ इस तरह सियासत नहीं होती जिस तरह पाकिस्तान में हो रही है। क्योंकि हुकूमत जाती देखकर इमरान खान खुद IMF से किए गए वादों की खिलाफ वर्जी कर गए थे, तो उसी IMF ने इमरान खान की हुकूमत के इन इक़दामात पर शदीद तनकीद की थी और फिर IMF प्रोग्राम लटक गया था, डिफ़ॉल्ट का खतरा बढ़ता चला गया था और फिर इस हुकूमत ने भी सूरत हाल को मजीद मिस हैंडल किया था। यानी पहले इमरान खान ने अमेरिका के खिलाफ रजीम चेंज का बयानिया बनाया, फिर उस पर यू टर्न लेकर अमेरिका से ही ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश शुरू कर दी। इस हवाले से पार्टी की तरफ से लॉबिंग फर्म्स भी हायर की गई। ना सिर्फ ये, बल्कि इमरान खान उसी अमेरिका से मुतालबा करने लगे कि वो उनकी जमात के लिए मौजूदा हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाए। और 9 मई के वाक़यात से पहले यह खबर भी सामने आई कि तहरीक इंसाफ ने अमेरिका के सिफारत खाने में जाकर अपना मुआशी प्लान शेयर किया और यकीन दहानी कराई कि अगर उन्हें दोबारा हुकूमत मिली तो IMF की शराइत का एहतराम किया जाएगा। उस IMF की शराइत का जिसकी खिलाफ वर्जी करके इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया था। 2 मई को सहाफ़ी रिजवान शहजाद की शाया होने वाली खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने अमरीकी इंतजामिया के अहदेदारों को यकीन दिलाया है कि हुकूमत मिलने की सूरत में वो रियासत की तरफ से आलमी मालियाती इदारों और ममालिक से किए गए वादों पर अमल करने का इरादा रखती है। खबर के मुताबिक 2 हफ्ते पहले तहरीक इंसाफ के हुकाम की अमरीकी सिफारत खाने के एहलकारों के साथ एक नशिस्त हुई ताकि PTI का मुआशी बहाली का प्लान शेयर किया जा सके और ये यकीन दहानी भी कराई जा सके कि तहरीक इंसाफ वर्ल्ड बैंक, IMF और एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह के साथ काम जारी रखेगी। खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा ने तस्दीक की है कि तहरीक इंसाफ अमेरिका से राब्ते में है। यह खबर 9 मई के वाक़े से 1 हफ्ते पहले की है, जब असद उमर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे, फवाद चौधरी पार्टी के तर्जुमान थे। इसलिए खबर के मुताबिक PTI की मुआशी टीम, जिसमें असद उमर और हम्माद अजहर भी शामिल हैं, उसने हाल ही में इस्लामाबाद में अमरीकी हुक्काम से PTI की मुआशी पॉलिसियों पर तबादला ख्याल किया है। ये मुलाकात उस सिलसिले की अहम कड़ी है कि जिसके तहत रवां साल फरवरी में पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए एक अमरीकी वफ़द ने फवाद चौधरी से मुलाकात की थी। ज़राए के मुताबिक पिछली मुलाकात में अमरीकी हुक्काम ने PTI से कहा था कि वो अपना मुआशी बहाली का प्लान शेयर करे और IMF प्लान से मुतालिक भी अपना मौक़िफ़ बयान करे। खबर के मुताबिक ये प्रपोजल उस वक्त निकाला गया था कि जब तहरीक इंसाफ ने अमेरिका से ताल्लुकात बहाल करने की कोशिशें शुरू कर दी थी और ये यकीन दहानी कराई थी कि वो मुस्तकबिल में अपना अमेरिका मुखालिफ बयानिया छोड़ देगी। खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ के एक साबिक वफाकी वजीर ने बताया कि PTI ने अमेरिका से 3 महीने का, 9 महीने का, 2 साल का और 5 साल का मुआशी प्लान शेयर किया है। PTI के 2 रहनुमाओं ने बताया कि अमरीकी हुकाम और इमरान खान के दरमियान भी एक मुलाकात हो सकती है, लेकिन फिलहाल उसका वक्त तय नहीं हुआ है। अभी दिलचस्प सूरत हाल है जिसमें PTI अमेरिका से अपना मुआशी बहाली का प्लान शेयर कर रही थी और यकीन दहानी करा रही थी कि वो ना सिर्फ बेहतरीन मुआशी प्लान बना चुकी है बल्कि IMF और दीगर मालियाती इदारों समेत दोस्त ममालिक के साथ किए गए मुआशी एग्रीमेंट्स पर भी कायम रहेगी, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर करेगी। हालांकि हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान आज जिस बदतरीन मुआशी बहरान का शिकार है उसका आगाज़ ही तहरीक इंसाफ ने किया था। तहरीक इंसाफ ने खुद ही IMF से इंतहाई सख्त शराइत पर मुआहिदा किया, पेट्रोलियम और बिजली की कीमतें बढ़ाने की यकीन दहानी कराई। खुद PTI के वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते रहे कि IMF से मुआहिदे के तहत कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। हमारे प्रोग्राम में भी माना कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना नागुज़ीर है। कई चीज़ें तो मजबूरी में हमें करनी पड़ रही हैं। देखो जी, एट द एंड ऑफ द डे अगर हम उठा के ये जो लगा रहे हैं ये पेट्रोलियम लेवी, तो ये तो इसलिए लगा रहे हैं कि वो हमें कह रहे हैं। हम लोगों ने पिछले ये मार्च में पैसे ले चुके हैं इनसे, कई चीज़ें कह के कि ये हम करेंगे। हालिया जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी तो हुकूमत ने पास ऑन नहीं किया, PDL में भी कमी की, सेल्स टैक्स भी आपने बहुत कम कर दिया है। तो ये ज़ाहिर है पॉलिटिकली तो पॉपुलिस्ट है डिसीजन, मगर क्या इकोनॉमिकली प्रूडेंट भी है? क्योंकि जैसे जैसे आप लोगों के इक़दामात की वजह से इकोनॉमी
इकोनॉमी अगर स्लो डाउन होगी तो हमें नजर आ रहा है कि 7 माह में आपने टैक्स तो अच्छा जमा किया है मगर दिसंबर और जनवरी का टारगेट नहीं पूरा किया है, तो किस तरीके से आने वाले दिनों में आप टारगेट अपना पूरा कर पाएंगे? आपकी बात जो है ना उसमें वजन है कि इस तरीके से हम नहीं कर सकते कि ये पेट्रोलियम प्राइसेस आर्टिफिशियली लो रखें। अगर वो बढ़ रही हैं तो हमें वो पास ऑन करनी पड़ेंगी। इस दफ़ा हम थोड़ा सा हमने पॉपुलिस्ट डिसीजन ज़रूर लिया, लेकिन ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं, तो ये हमारे पे प्रेशर आएगा। तो अभी तो हमारे पास गुंजाइश ही नहीं रहेगी ना कि अगर इसको ना करना पास ऑन, तो वो हमें अब करना पड़ेगा। मगर फिर इसके कुछ दिन बाद गुज़िश्ता साल फरवरी में अपनी हुकूमत जाती देखकर इमरान खान ने IMF के मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के बजाय मजीद कम करके एक कीमत पर फ्रीज कर दी। बिजली की कीमत भी कम कर दी और अरबों रुपए की अनफंडेड सब्सिडीज़ का ऐलान कर दिया। साथ ही एक और एमनेस्टी स्कीम का भी ऐलान कर दिया और ये दावा भी कर दिया कि अवाम को ये रिलीफ IMF को मना कर दिया गया है। मगर फिर इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई और साथ ही उनके इस फैसले ने मुल्क की मईशत को भी सियासत की नज़र कर दिया। मुल्क पर डिफ़ॉल्ट के बादल मंडलाने लगे। नई हुकूमत के लिए IMF का मुआहदा बहाल कराना सख्त तरीन चैलेंज साबित हुआ और मुश्किल सियासी फैसलों में ताख़ीर करके मौजूदा हुकूमत ने भी मजीद नुकसान पहुंचाया। खुद साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ये कहते नजर आए कि इमरान खान मौजूदा हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गए हैं। खान को पता था कि ये सारा मलबा गिरना है और जो जिसे हम कहते हैं बारूदी सुरंगें बिछा गए। कुछ तो कुछ उसमें था ना, जो उसने 10-10 रुपए गैस और बिजली की कीमत ख़त्म कर दी, वो भी प्राइम मिनिस्टर था। मगर इमरान खान आज भी कौम को बताते हैं कि अपनी दौर में अपनी हुकूमत जाते हुए वो पेट्रोल की कीमतें कम कर गए थे, मगर साथ ही हुकूमत को ताना देते हैं कि इनसे IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं हो रहा है। बाद में खुद IMF की कंट्री रिपोर्ट में तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता प्रोग्राम रिव्यू के बाद प्रोग्राम की शराइत पर अमल ना करने पर तनकीद की गई और पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी को मईशत की खराबी की वजह करार दिया गया। गुज़िश्ता साल सितंबर में जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के पहले 6 माह में यानी जुलाई से दिसंबर 2021 में बजट पर IMF प्रोग्राम की शराइत के मुताबिक अमल हो रहा था और हुकूमत प्राइमरी बजट सरप्लस देने में भी कामयाब रही थी। मगर फिर तीसरे क्वार्टर में प्रोग्राम टारगेट मिस होना शुरू हो गए और ऐसे ऐलानात कर दिए गए कि गुज़िश्ता माली साल के टारगेट्स के लिए जो हुकूमत ने वादे किए थे वो मुतासिर हो गए। फरवरी 2022 के आखिर में हुकूमत ने खर्चों में 24% का इजाफा कर दिया, जिसकी बड़ी वजह सब्सिडीज का ऐलान था। तेल और बिजली पर 4 माह की सब्सिडी का ऐलान कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि बढ़ती हुई दरामदात की वजह से FBR के टैक्स रेवेन्यू में इजाफा होता रहा, मगर पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम लेवी जीरो करने और दीगर खर्चों में इजाफे से गुज़िश्ता माली साल के खसारे का टारगेट खतरे में पड़ गया और पाकिस्तान पर फाइनेंसिंग के दबाव में भी इजाफा हो गया। और इसी के साथ साथ फरवरी में एक ऑर्डिनेंस के जरिए इंडस्ट्री के लिए एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम का भी ऐलान कर दिया गया, जो कि IMF प्रोग्राम में हुकूमत की तरफ से किए गए वादे के खिलाफ थी। और फरवरी में ऐलान किए गए इस महंगे पैकेज को ख़त्म करने में देर करने से हुकूमत की फिस्कल कारकर्दगी पर असर पड़ा। यानी वाज़ेह है कि इमरान खान ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए मुल्क की मईशत को दाव पर लगाया। फिर मौजूदा हुकूमत भी कोई बेहतर मुआशी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी और फैसले करने में ताख़ीर करती रही और यही वजह है कि आज पूरा मुल्क तारीखी महंगाई का शिकार है। इमरान खान की हुकूमत के वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने एतराफ़ किया कि मुझे एक इजलास में बुलाया गया जिसमें हुकूमती अरकान समेत साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी शामिल थे और ये कहा गया था कि IMF के साथ बातचीत मुल्क के लिए अहम है, हमें इसमें मुत्तहिद होकर उनसे बात करनी चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि हम इस हुकूमत के साथ मिलकर IMF से बात करने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि उन्होंने हमें निकाला है। मुझे बुलाया गया था, उसमें हफीज शेख साहब भी थे, मिफ्ता साहब भी थे और तारिक बाजवा साहब भी थे, रजा बाकर साहब भी थे और ये गुफ्तगू हुई थी कि इस वक्त IMF की डिस्कशंस काफ़ी क्रिटिकल हैं मुल्क के लिए, सब मिलके यूनाइटेड फेस बनाएं और IMF के साथ गुफ्तगू करें। मैंने कहा देखें, अब अगर आप कह रहे हैं कि हम इस हुकूमत के साथ मिलके IMF को जाके कन्विंस करें कि वो हमारे साथ प्रोग्राम आगे लेके चले, तो मैं वो करने को तैयार नहीं, क्योंकि इन्होंने हमारी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया और हमें इन्होंने बाहर निकाला, हालांकि कोई जरूरत नहीं थी। अगर आप ये इंटरिम गवर्नमेंट लेके आते हैं तो हम इंटरिम गवर्नमेंट के साथ ताउन करने को तैयार हैं। और फिर 9 मई के वाक़यात से पहले तहरीक इंसाफ अमरीका को यकीन दहानियाँ करा रही थी कि अगर अब हुकूमत में आएंगे तो IMF के साथ काम करेंगे और मुआहदे की शराइत पर अमल करेंगे। और अब पाकिस्तान का प्रोग्राम बहाल करने से पहले IMF तहरीक इंसाफ समेत सियासी जमातों से यकीन दहानियाँ मांग रहा है कि पाकिस्तान की पॉलिसीज़ फिर नहीं बदल जाएंगी और माजी की गलतियाँ दोबारा नहीं दोहराई जाएंगी। और वही तहरीक इंसाफ IMF के हुकूमत के साथ मुआहदे को खुशाइंद करार दे रही है। मगर अलमिया ये भी है कि तहरीक इंसाफ ने वफाक में अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद भी IMF के साथ पाकिस्तान की डील को नाकाम बनाने की कोशिश की। मौजूदा हुकूमत
ने प्रोग्राम बहाली के लिए IMF से वादा किया था कि बजट खसारे और प्राइमरी सरप्लस का टारगेट पूरा करेंगे और इसके लिए सूबे बजट सरप्लस देंगे। मगर गुज़िश्ता साल अगस्त में पहले खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा का एक ख़त सामने आया, जिसमें उन्होंने वफाकी हुकूमत से कहा था कि सूबाई हुकूमत सैलाब की सूरत हाल के बाइस बजट सरप्लस नहीं दे सकती। फिर कुछ दिन बाद ये शवाहिद सामने आ गए कि बजट सरप्लस ना देने के ऐलान के फैसले की वजह सैलाब की सूरत हाल नहीं बल्कि मौजूदा हुकूमत की IMF से डील नाकाम बनाना थी, क्योंकि उस वक्त PTI के साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए ख़जाना के साथ ऑडियो लीक सामने आ गई थी। उस ऑडियो में शौकत तरीन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए ख़जाना से कह रहे हैं कि वफाक को ख़त लिखकर IMF मुआहदे पर अमल करने से इनकार किया जाए, ख़त की कॉपी IMF को भी भेजी जाए। फ्लड्स आए हैं, इन्होंने पूरे उसका बेड़ा गर्क कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा का, तो हमें उसको रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे। तो ये ठीक है ना, मैंने लगारी को भी कह दिया, उसने भी यही कहा कि जी बहुत हमें तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वैसे इट्स ब्लैकमेलिंग टैक्टिक, पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़ने, मैंने तो नहीं छोड़ने, आई डोंट नो लगारी ने छोड़ने तो उससे भी नहीं छुड़वाएंगे ना आज। लेकिन हमने करना यह है ना कि आज ये खत लिख के और वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे ना, ताकि ये है कि पता तो चले हमारे से आम ट्विस्टिंग करके जो पैसे रखवा रहे थे वो पैसे। ठीक है, मैं वो बना के, आई ऑल्सो नो द IMF नंबर 2 जो यहाँ पे है, तो उसको तो मैं वैसे ही हर चीज सारी इंफॉर्मेशन उससे लेता भी रहा हूँ और ऑल्सो तो वो कर देंगे। इसके अलावा लीक होने वाली ऑडियो में शौकत तरीन ने पंजाब के वज़ीर ख़जाना मोहसिन लगारी से कहा कि ये जो IMF को आपने कमिटमेंट दी है, आपने अब ये कह देना है कि अब हम ये कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे। शौकत तरीन से मोहसिन लगारी ने सवाल भी किया कि इससे रियासत को नुकसान तो नहीं होगा, तो इस पर शौकत तरीन ने कहा कि ये जिस तरह चेयरमैन PTI और दीगर को ट्रीट कर रहे हैं, हमें मिसट्रीट कर रहे हैं, हम ऐसा सीन करेंगे कि ये ना नजर आए कि हम रियासत को नुकसान पहुँचा रहे हैं। जो IMF को ये 750 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है आप सबने साइन करके दिए हैं, तो आपने अभी कह देना है कि जनाबे वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। बिल्कुल यही लिखना है आपने और कुछ नहीं करना। इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर। मैं would Pakistan as a state suffer because of this? Isn't the state suffering because of the way they are treating your chairman and everybody else? देखो ये तो जरूर होगा कि IMF कहेगा कि जी अजीब पैसे किधर से पूरे करेंगे। Can't stand on one side, वो हमें मिसट्रीट कर रहे हैं और हम उनको बिल्कुल on the name of वो ब्लैकमेल कर रहे हैं स्टेट, आप हमें हेल्प करें तो हम उनको हेल्प करते जाएं, तो ये तो नहीं हो सकता ना। तो ऐसा चीज करेंगे ना कि जो हम ये ना नजर आए कि हम स्टेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तहरीक इंसाफ शौकत तरीन की ऑडियो को दिफा करती रही, हालांकि इस ऑडियो से यह साबित हो रहा था कि तहरीक इंसाफ एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत आखिरी लम्हात में IMF के साथ मुआहदे को सबूतात करने की कोशिश कर रही थी और अपनी सियासत को मुल्की मईशत पर तरजीह दे रही थी। मगर अब यही तहरीक इंसाफ अमरीका को यकीन दहानियाँ करा रही है कि दोबारा हुकूमत मिली तो हम IMF समेत आलमी मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक के साथ रियासत के तमाम मुआहदों पर कायम रहेंगे। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं। तोशाखाना केस एक अरसे से इमरान खान का पीछा कर रहा है और इमरान खान मुसलसल उसका सामना करने से कतराते आए हैं। अब उनकी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से हैं, जहां से उन्हें मुसलसल रिलीफ मिलता आया है। कल इमरान खान ने तोशाखाना केस वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवाने से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था, जिस पर कल ही नंबर भी लगा दिया गया था। जबकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ट्रायल कोर्ट को दिए गए 7 में से 5 दिन रह गए हैं, जबकि 2 दिन इमरान खान की अदम पेशी की वजह से ज़ाया हो गए हैं। इमरान खान और उनके वकील ख्वाजा हारिस कल भी ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं हुए थे और आज भी वो दोनों फिर अदालत में नहीं आए, जिसकी वजह से ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर को समाअत फिर मुलतवी करना पड़ी। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान के 4 वकला हैं, वक्त ज़ाया किया जा रहा है। इमरान खान के वकला की जानिब से ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनकी दलाइल देने की नियत ही नहीं है, ख्वाजा हारिस की कोई अदालती मसरूफियात नहीं है। तो इमरान खान के वकील गौहर अली खान ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन के वकील सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। इमरान खान के सीनियर वकील ख्वाजा हारिस हैं, समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी कर दी जाए, मगर अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी करते हुए इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली और ख्वाजा हारिस को कल अदालत में पेश होने की हिदायत कर दी। अब ये वो केस है कि जिसमें इमरान खान अपने दौरे हुकूमत से फरार इख्तियार करने की कोशिश करते आए हैं।
अदालती अहकामात की भी मुसलसल खिलाफवर्जी करते आए हैं। जब इमरान खान खुद वजीर आजम थे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बार बार उन्हें हुक्म दिया और मौका दिया कि वो खुद को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात सामने रख दें और खुद को इस मामले में क्लियर कर दें। लेकिन इमरान खान ने अदालती हुक्म मानने के बजाय तोशाखाना के तहाइफ को स्टेट सीक्रेट करार दिया, दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब होने का बहाना बनाया और कोई भी तफसील अदालत के सामने नहीं रखी। बल्कि जिस सहाफ़ी ने यह मामला सबसे पहले उठाया था उनका दावा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उन्हें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया। मगर फिर गुज़िश्ता अप्रैल में हुकूमत तब्दील हुई तो हालात बदल गए और मौजूदा हुकूमत इस केस को इमरान खान के खिलाफ सबसे तगड़ा केस करार देने लगी और उसके शवाहिद सामने लाए गए। फिर गुज़िश्ता साल कौमी असम्बली में हुकूमती अरकान ने स्पीकर कौमी असम्बली के तवस्सुत से इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली का रेफरेंस दायर कर दिया, जिस पर अक्टूबर में ही इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया और इमरान खान पर इल्ज़ामात को दुरुस्त करार दे दिया। यूँ इमरान खान को कौमी असम्बली की नशिस्त से डी-सीट करने के साथ साथ उनके खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस का मुकदमा चलाने का फैसला सुना दिया गया। इस फैसले की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने सेशन अदालत में रेफरेंस दायर किया था, जहां गुज़िश्ता साल दिसंबर से समातें चल रही हैं। लेकिन इमरान खान इस केस को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं और मुसलसल पेशी से कतराते आए हैं, जबकि उन्हें अदालतों से भी खुसूसी रियायत मिलती रही है। इस केस में जब जब कानूनी तरीके से इमरान खान को अदालतों में पेश करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कानून और अदालती अहकामात पर अमल नहीं किया, बल्कि सख्त तरीन मज़ाहमत करते रहे। यहाँ तक कि तोशाखाना केस की समाअत करने वाले जज के खिलाफ उनकी तस्वीर लगाकर सोशल मीडिया कैंपेन चलाई गई, जबकि इमरान खान की एक पेशी के लिए उन्हीं के मुतालबे पर अदालत का मकाम तक तब्दील कर दिया गया और एडिशनल सेशन जज को अपने सख्त मौक़िफ़ के बरखिलाफ अपनी अदालत छोड़कर दूसरी अदालत में जाकर समाअत करना पड़ी। और फिर इमरान खान की इस एक पेशी ने पूरा नक्शा ही बदल दिया। ना सिर्फ ये केस वापस काबिल समाअत होने के मरहले पर चला गया, बल्कि इमरान खान को एक लंबी तारीख भी मिल गई थी और अदालत को यकीन दहानी कराने के बावजूद उस पेशी में भी इमरान खान अपने कारकुनों का जत्था साथ लेकर आए थे और कमरा अदालत के अंदर भी नहीं गए थे, बल्कि जज ने गाड़ी में ही उनकी हाजिरी कबूल कर ली थी और फिर इस दौरान अदालती ऑर्डर शीट भी गुम हो गई थी। तोशाखाना केस की इब्तिदाई समाअत के बाद 15 दिसंबर 2022 को ट्रायल कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस को काबिल समाअत करार दिया था और बाकायदा केस चलाने का फैसला किया था। लेकिन इमरान खान के दमपेशी की वजह से केस आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। अदालत ने इमरान खान को रवां साल 9 जनवरी को तलब किया, लेकिन वो पेश नहीं हुए। फिर अदालत ने 7 फरवरी को इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी, लेकिन इमरान खान फिर गैर हाजिर रहे और फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर हो गई, जिसके बाद सेशन अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए 21 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी, लेकिन इमरान खान फिर पेश नहीं हुए। अदालत ने फिर रिलीफ दे दिया और समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी, लेकिन 28 फरवरी की समाअत के दौरान एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। 28 फरवरी को इमरान खान के खिलाफ 4 मुकदमात की समाअत थी। तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया कि इमरान खान अदालतों में पेशी के लिए इस्लामाबाद आएंगे। अदालत ने इमरान खान का इंतजार करती रही। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने उस दिन कई बार तोशाखाना केस की समाअत मुलतवी की ताकि इमरान खान पेश हो जाएं तो उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी जाए, लेकिन इमरान खान ने इस्लामाबाद पहुंचने के बाद एक मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाई। वो 2 मुकदमात में दीगर अदालतों में पेश हो गए और एक मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू भी कर लिया, लेकिन इस्लामाबाद में होते हुए तोशाखाना केस में एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में नहीं गए और यूँ तोशाखाना रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई फिर मुलतवी हो गई। हालांकि सुबह से अदालत इमरान खान का इंतजार कर रही थी और समाअत में वक्फे किए जा रहे थे। इमरान खान के दमपेशी पर सेशन जज सख्त बरहम हो गए और उनके नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए और पुलिस को यह हुक्म दिया कि इमरान खान को गिरफ्तार करके 7 मार्च को अदालत में पेश किया जाए। इस वारंट की तामील के लिए 5 मार्च को इस्लामाबाद पुलिस जमान पार्क लाहौर पहुंची और फिर पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए कई घंटों तक जमान पार्क के बाहर खड़ी रही, मगर इमरान खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी रिहाइशगाह के बाहर कारकुनों को एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया। पीटीआई के कारकुनों का पुलिस से तसादुम हुआ और फिर यह भी हुआ कि पुलिस टीम के सरबराह वारंट लेकर जमान पार्क के अंदर गए। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज ने वारंट वसूल किए, लेकिन वारंट पर यह लिख दिया कि इमरान खान दस्तयाब नहीं है। मगर कुछ ही देर बाद इमरान खान जमान पार्क के अंदर ही तकरीर करते हुए दिखाई दिए, जिसे पूरे मीडिया में दिखाया गया, जिस पर पुलिस ने शिबली फराज के खिलाफ ही कार्रवाई का ऐलान किया। यूँ 7 मार्च को भी इमरान खान एक बार फिर तोशाखाना केस में गैर हाजिर रहे और उसी दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ भी हासिल कर लिया। अदालत ने 7 मार्च को इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की और उसी दिन उनके हक में फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने लिखा कि इमरान खान 13 मार्च को तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट में पेश हो जाएं और उस वक्त तक उनके नाकाबिल जमानत वारंट मुअत्तल कर दिए जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद सेशन अदालत में एक बार फिर फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए 13 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई, लेकिन इसके बावजूद 13 मार्च को भी इमरान खान सेशन अदालत में नहीं गए, बल्कि लाहौर में एक रैली की क़यादत करते रहे और यूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर दी, जिसके बाद उनका नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बहाल हो गया और फिर अगले दिन जमान पार्क में एक और तमाशा लग गया। 14 मार्च को इस्लामाबाद पुलिस DIG ऑपरेशन शहजाद बुखारी की सरबराही में इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए जमान पार्क पहुंची और एक बार फिर
पुलिस और पीटीआई के कारकुन आमने सामने आ गए। इमरान खान की रिहाइश गाह के करीब जाने के लिए पुलिस को सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। तहरीक इंसाफ के कारकुन पीछे हटने के बजाय मजीद मुश्तइल हो गए। डंडा बरदार कारकुनों ने पुलिस पर पथराव किया, पेट्रोल बम फेंके गए, गुलेलें चलाई गईं, पुलिस एहलकारों और अफसरान पर डंडों से हमले किए गए, तोड़ फोड़ की गई और अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। कारकुनों ने पुलिस की वाटर कैनन भी जला दी, पुलिस गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, ट्रैफिक वार्डन्स की मोटरसाइकिलें जला दी। रेस्क्यू 1122 का फायर टेंडर आग बुझाने पहुंचा तो उसे भी आग लगा दी। इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग भी की। जमान पाक के इलाके में जलाव, घेराव और पथराव होता रहा। तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुन गिरफ्तार किए गए। ऑपरेशन की क़यादत करने वाले डीआईजी ऑपरेशंस शहजाद बुखारी समेत 58 पुलिस एहलकार, 8 शहरी और पीटीआई के कारकुन जख्मी हुए। 14 मार्च की दोपहर से लेकर 15 मार्च की सुबह तक जमान पाक मैदान जंग बना रहा और ये सब सिर्फ इमरान खान को गिरफ्तारी से बचाने के लिए हो रहा था। इमरान खान गिरफ्तारी देने के लिए तैयार नहीं थे, मगर कारकुनों को पुलिस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। फिर 15 मार्च को इमरान खान ने दोबारा इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया और तोशाखाना केस में नाकाबिल जमानत वारंट मुअत्तल करने की सदा कर दी। मगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की दरख्वास्त कबूल नहीं की, बल्कि अपने हुक्म में याद दिलाया कि अदालत ने इमरान खान को 13 मार्च को ट्रायल कोर्ट में पेश होने की हिदायत की थी और कहा था कि इमरान खान पेश नहीं होते तो ट्रायल कोर्ट कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी। इस हुक्म के बावजूद इमरान खान अदालत में नहीं गए और सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी, जो अदालत ने मुस्तरद कर दी और नाकाबिल जमानत वारंट दोबारा जारी कर दिए। इमरान खान की इस्तिस्ना की दरख्वास्त में सिक्योरिटी खदशात से मुताल्लिक जो जवाब पेश किया गया है वो गैर माकूल है और ट्रायल कोर्ट ने दुरुस्त अंदाज में उसे मुस्तरद किया है। इमरान खान ने उसी तारीख को लाहौर में एक रैली निकाली जो उनके सिक्योरिटी खदशात से मुताल्लिक मौक़िफ़ की नफ़ी करती है। अदालत ने मजीद लिखा कि इमरान खान ने अंडरटेकिंग दी है कि वो अदालत में पेश हो जाएंगे। मुनासिब है कि मामला ट्रायल कोर्ट के सामने रखा जाए जिसने वारंट जारी किए हैं। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की दरख्वास्त निपटा दी थी और उनकी अंडरटेकिंग कबूल करने का मामला ट्रायल कोर्ट पर छोड़ दिया था। अलबत्ता 15 मार्च को ही लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को एक दफ़ा फिर रिलीफ दे दिया और पुलिस को अगली सुबह 10 बजे तक जमान पाक में कार्रवाई से रोक दिया। बाद में लाहौर हाई कोर्ट ने यही हुक्म 17 मार्च तक फिर बढ़ा दिया था। ताहम 16 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने इमरान खान की अंडरटेकिंग के मामले पर समाअत की थी और उसे मुस्तरद कर दिया था और करार दिया था कि इमरान खान अब यह हक खो चुके हैं। उन्होंने रियासत की रिट को चैलेंज किया है। दौरान समाअत जज जफर इकबाल ने इस्तफसार किया कि मसला एक सेकंड में हल हो सकता है। इमरान खान ज़ाती हैसियत में अदालत में कहाँ पेश हुए हैं, अंडरटेकिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ पर है। कानून के मुताबिक इमरान खान ने पुलिस को असिस्ट करना था, रेजिस्ट नहीं करना था। इमरान खान ने रेजिस्ट करके सीन बना दिया। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने मजीद रिमार्क्स दिए कि इमरान खान का वारंट पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे महंगा वारंट बन गया है। हुकूमत के करोड़ों रुपए इस वारंट पर लग गए हैं। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की अंडरटेकिंग कबूल करने का इख्तियार सेशन अदालत पर छोड़ दिया था और सेशन अदालत ने अंडरटेकिंग मुस्तरद कर दी थी। मगर फिर अगले दिन यानी 17 मार्च को हैरानकुन तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बार फिर तोशाखाना केस में इमरान खान को रिलीफ फराहम कर दिया और सेशन अदालत के फैसले को एक तरफ करते हुए इमरान खान की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और पुलिस को उनकी गिरफ्तारी से रोक दिया और इमरान खान की अपनी अंडरटेकिंग के मुताबिक उन्हें 18 मार्च को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म दे दिया। लेकिन ये बात सिर्फ यहाँ तक भी महदूद नहीं रही, बल्कि 18 मार्च को इमरान खान की पेशी के लिए उनका एक और मुतालबा भी पूरा कर दिया गया। इस्लामाबाद की इंतजामिया ने तोशाखाना केस की समाअत एफेड कचहरी से जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दी और वही हुआ जो इमरान खान चाहते थे। हालांकि 27 फरवरी को इमरान खान ने सेशन अदालत में जब यह दरख्वास्त दायर की थी तो जज जफर इकबाल ने रिमार्क्स दिए थे कि आज तक अदालती तारीख में यह नहीं हुआ कि मैं किसी और अदालत में जाकर बैठ जाऊं, मैं साथ वाली अदालत में भी जाकर नहीं बैठ सकता। मगर फिर उन्हें अपनी अदालत छोड़कर दूसरी अदालत में जाकर इमरान खान का केस सुनना पड़ा। इस दौरान तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पर जज जफर इकबाल की तस्वीर वायरल करके उन पर दबाव बढ़ाने के लिए उनके खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी और फिर कई दिनों की हंगामा आराई, अफरा तफरी और साथ ही अपनी शराइत मनवाने के बाद बिलाखिर इमरान खान 18 मार्च को ट्रायल कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंच गए और उनकी इस ड्रामाई पेशी ने तोशाखाना केस की सारी कार्रवाई बदल कर रख दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी अंडरटेकिंग की वजह से इमरान खान ट्रायल कोर्ट में पेशी के लिए अपने कारकुनों के हमरा जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचे और अपनी गाड़ी में ही हाजिरी लगवाकर वापस लाहौर रवाना हो गए और उन पर फर्द जुर्म भी आयद ना हो सकी और अदालत ने समाअत 30 मार्च तक मुलतवी कर दी। जबकि इस दौरान जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर शदीद बदनज़मी भी देखने में आई। पीटीआई के कारकुन और पुलिस एहलकारों में तसादुम हुआ और पूरा जुडिशल कॉम्प्लेक्स महसूर होकर रह गया। हद तो यह है कि अदालती ऑर्डर शीट तक गुम हो गई जिस पर इमरान खान ने हाजिरी लगाई थी। पुलिस और इमरान खान के वकला एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहे, लेकिन आम बात यह थी कि उस समाअत में अदालत ने न सिर्फ फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर कर दी बल्कि इमरान खान की यह दरख्वास्त भी कबूल कर ली कि यह केस काबिल समाअत भी है या नहीं है। यानी 3 महीने तक समाअत करने और मामला फर्द जुर्म आयद करने के मरहले तक पहुँचाने के बाद अदालत वापस
काबिल समाअत होने के मरहले पर चली गई थी। इस पर यह सवाल भी उठाया गया कि जब कोई केस फर्द जुर्म आयद करने के मरहले पर पहुंच चुका हो तो क्यों वापस काबिल समाअत होने के मरहले पर ले जाया जा रहा है? क्या जज पर दबाव डालने की हिकमत अमली कामयाब हो गई है? फिर 30 मार्च को जब दोबारा समाअत हुई तो इमरान खान खुद तो पेश नहीं हुए, ताहम एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने समाअत मुलतवी करते हुए एक लंबी तारीख दे दी और मजीद समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। साथ ही ये भी इशारा दिया कि केस के काबिल समाअत होने पर दलाइल लंबे होंगे। मगर फिर इस समाअत से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मातहत अदलिया के जजेस के तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल का भी तबादला कर दिया गया था और उनकी जगह एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर को तैनात कर दिया गया था, जिन्होंने 5 मई को समाअत में फैसला दिया कि यह केस काबिल समाअत है। 10 मई को इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। इस दौरान 9 मई को 190 मिलियन पाउंड के केस में इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया और यूं 10 मई को इस्लामाबाद की पुलिस लाइंस में तोशाखाना केस की समाअत रखी गई, जहां एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी और अगली समाअत 13 मई तक मुलतवी कर दी। लेकिन उस समाअत से एक दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को 8 जून तक मुअत्तल कर दिया, जिसे इमरान खान के लिए गैर मामूली रिलीफ करार दिया गया। मगर रवा हफ्ते इस केस में कुछ मजीद अहम डेवलपमेंट्स हुई। पहले 3 जुलाई को इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्हीं चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद करते हुए एक लंबी चार्जशीट जारी कर दी, जिन्होंने इमरान खान को इस केस में बड़ा रिलीफ दिया था। इमरान खान ने उनसे तोशाखाना केस समेत अपने तमाम केसेस ना सुनने की इस्तदा कर दी। इमरान खान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि यकीन है कि मुझे इस बेंच से शफाफ और गैर जानिबदाराना इंसाफ नहीं मिलेगा। मगर फिर अगले दिन जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से तोशाखाना केस का फैसला जारी करने की खबर पर तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया कि इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस नाकाबिल समाअत करार दिया गया। 1 साल से ज़ायद मुसलसल इल्ज़ामात और मीडिया ट्रायल हुआ। PDM को माफ़ी मांगनी चाहिए। आज वाज़े हो गया कि कैसे बदनीयती की बुनियाद पर केस बनाया गया। लेकिन जब कुछ देर बाद तहरीरी फैसला सामने आया तो यह वाज़े हो गया कि तोशाखाना केस का ट्रायल कलअदम नहीं हुआ है, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के सिर्फ उस फैसले को कलअदम करार दिया है जिसमें इमरान खान की वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी कि जिसमें उनका मौक़िफ़ था कि यह केस काबिल समाअत नहीं है। साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवाते हुए ये हुक्म दिया था कि वो 7 दिन में केस नाकाबिल समाअत होने से मुतालिक इमरान खान की दरख्वास्त पर दोबारा दलाइल सुनकर फैसला करे। लेकिन फिर 2 दिन से ट्रायल कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में समाअत कर रही है, मगर इमरान खान और उनके वकील ख्वाजा हारिस की गैर हाजिरी के बायस केस आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है और ट्रायल कोर्ट के पास 5 दिन का वक्त रह गया है, जबकि कल अगली समाअत मुकर्रर है। लेकिन अहम बात यह है कि इमरान खान ने जस्टिस आमिर फारूक का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और वहाँ से रिलीफ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर इमरान खान पर फर्द जुर्म बहाल हो जाती है और बाकायदा ट्रायल चलना शुरू हो जाता है तो फिर उसके बाद कानूनी तरीक़ाकार क्या होगा और ट्रायल मुकम्मल होने में कितना वक्त लग सकता है, इस पर देखिए माहिर कानून इमरान शफीक की राय। फर्द जुर्म आयद होने के बाद में फिर प्रोलॉन्ग हो सकता है या मुमकिन तौर पर इस केस की नोयत को देखते हुए कितने अरसे में फैसला आ सकता है? 2 गवाहों का ये मुकदमा है। इन 2 गवाहों के साथ एक आध किसी गवाह का इजाफा भी उन्हें हो सकता है करना पड़ जाए। तो बहरहाल ये 3 एक गवाहों का, 4 गवाहों का और सारा दस्तावेजी शहादत का ये केस है। इसकी बहुत बड़ी लंबी कार्रवाई पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर चुका है। उसकी रिपोर्ट, उसका फैसला भी मौजूद है। उसके बाद होना यह है कि मुल्जिम का बयान होता है 342 का। उसके बाद मुल्जिम को शहादत पेश करने का मौका दिया जाता है। अब हफ्ते में एक समाअत भी अगर रखें तो और एक गवाह की शहादत होनी है, उसके बयानात वो पहले ही हुए हैं, छोटे छोटे बयानात हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उस पर कितना अरसा ये क्रॉस एग्जामिनेशन कर लेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ये मुकदमा 3 माह से ऊपर जा सकता है। याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।